Let's start hospital pharmacy. Hospital is a healthcare hospital. An hospital is a healthcare institution. हॉस्पिटल क्या है? जो वन टाइप ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करती है? पेशेंट ट्रीटमेंट एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेंड मेडिकल स्टाफ। हॉस्पिटल में सबको पता है कि इसमें क्या करते हैं? पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, और पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है वहाँ पे सबसे पहले मेडिकल स्टाफ की, अलग अलग मेडिकल स्टाफ। उसके साथ ज़रूरी है अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट। तो यहाँ पे है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स टू क्योर द पेशेंट। जो लास्ट में हमारा गोल है टू क्योर द पेशेंट। The practice of pharmacy within the hospital under the supervision of a professional pharmacist। जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो फार्मेसी की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि फार्मेसी स्टोर है, जो फार्मासिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रॉपर पेशेंट को प्रोफेशनली हैंडलिंग कर रहे हैं, अच्छे से सभी पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करना। विंडो 1 पे पेशेंट को कंसल्ट किया जाएगा एंड सेकेंड है जो पिकअप। एंड यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वो पर्टिकुलर कोई पेशेंट है जिसको अच्छे तरह से मेडिसिन सप्लाई करना। हॉस्पिटल फार्मेसी हिस्ट्री। As per the non-history, the first pharmacy was established in Baghdad in 754 AD एनो डोमिनी। जो फर्स्ट फार्मेसी डेवलप की गई कहाँ? इन बगदाद में 754 AD में। अंडर द ड्यूरिंग द इस्लामिक गोल्डन एज। जो अबू खलीफा जो थे उन्होंने फार्मेसी डेवलप की, उसका प्रॉपर उन्होंने इस्टेब्लिश की एंड प्रॉपरली रन करते थे। सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, या फर्स्ट मेडिकल स्टोर कर सकते हैं या फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मेसी। पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन बना के दी जाती थी फॉर द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नाउ अ मॉडर्न एरा हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पास क्या है? डिग्री, डिप्लोमा, जो हम कहते हैं कि जैसे कि डी फार्म किसी ने किया है, किसी ने बी फार्मा किया है। डिग्री मतलब कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, डी फार्म और बी फार्म। अब नेक्स्ट है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अलग अलग स्टेट के फार्मेसी काउंसिल होती है, उनको हम कहते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जैसे कि गुजरात स्टेट की जो उसको जीएसपीसी कहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट की है तो उसको एमएसपीसी कहेंगे, जैसे कि यूपी की हो जाएगा तो यूएसपीसी, राजस्थान का जैसे है तो आरएसपीसी। इससे इस तरह से अलग अलग स्टेट के फार्मासिस्ट होते हैं, उनके फार्मेसी काउंसलिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सो हैव अ लाइसेंस एंड नॉलेज,
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फार्मासिस्ट आप बन जाते हो लेकिन आपके पास नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ओके, अगर अच्छी नॉलेज होगी तभी आप पेशेंट को अच्छे से केयर कर पाओगे और उनको प्रॉपर मेडिसिन सप्लाई कर पाओगे एंड सप्लाई ऑफ प्रॉपर डिजॉर्ब मेडिसिन। जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तभी आप पेशेंट की अच्छी केयर कर पाएंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी इज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल टू मैनेज। अब सबको पता है कि दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ड्रग स्टोर विद इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर ही जो ड्रग स्टोर है उसको हम कह सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। उसके मेन फंक्शन क्या है? उसके मेन फंक्शन क्या है? प्रोक्योरमेंट मीन्स एक्वायरिंग मेडिसिन। दूसरे वर्ड में सिंपली में कहते हैं कि एक्वायरिंग मेडिसिन या प्रोक्योरमेंट। कई बार आप बुक्स में पढ़ोगे कि ड्रग प्रोक्योरमेंट। ड्रग प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि ड्रग परचेज करना, ड्रग परचेज करना। हॉस्पिटल के अंदर जब आप मेडिसिन को परचेज करते हो, एक्वायर करते हो, तो मेडिकल के टर्म्स में प्रोक्योरमेंट कहा जाता है उसे। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। ये आपने अब मेडिसिन तो ले ली, अब उसको अच्छे से स्टोर करना जरूरी है। प्रॉपर जो स्टोरेज कंडीशन फॉलो करनी रहती है, जो अलग अलग स्टोरेज कंडीशन की जब हम बात करते हैं, कुछ मेडिसिन जो होती है रेफ्रिजरेटर में अच्छे से रखना पड़ता है, ओके, एंड कुछ मेडिसिन को सनलाइट से प्रोटेक्शन करना पड़ता है, प्रिवेंट फ्रॉम द सनलाइट। तो ये है प्रॉपर स्टोरेज। स्टोरेज के बाद जरूरी है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन इसलिए कि उसके अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, कोई भी मेडिसिन के अंदर या फिर उसका कोई दूसरी तरह से मेडिसिन का डिग्रेडेशन ना हो या फिर मेडिसिन का स्पॉयलेज ना हो। तो ये सभी फैक्टर को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, पैकेजिंग एंड स्टरलाइजेशन। जो भी आप मटेरियल है आपका उसको अच्छे से पैकेज करना, अच्छे से मेडिसिन, सभी मेडिसिन को, अब तो क्या है कि रेडीमेड मेडिसिन मिल जाते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो रेडीमेड मेडिसिन बनाते हैं, अलग अलग डोजेज फॉर्म की। हम देखते हैं जैसे कि टैबलेट होता है, कैप्सूल्स होता है, एरोसोल्स होता है, पेरेंट्रल्स होते हैं, सभी रेडीमेड मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। पहले क्या करते थे कि फार्मासिस्ट खुद मेडिसिन को प्रिपेयर करते थे हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए, तो उस वक्त उनको अच्छे से पैकेजिंग करनी पड़ती थी और उसको स्टेरलाइज भी करना पड़ता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंडिंग एंड प्रिपरेशन। इसमें फार्मासिस्ट क्या करते हैं, कंपाउंडिंग भी करते हैं मेडिसिन को और उसको प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन इन द हॉस्पिटल। मेडिसिन को अच्छे से डिस्पेंस करना और उसके बाद प्रॉपर वे में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पर्टिकुलर मेडिसिन इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उसका ओपीडी डिपार्टमेंट, आईपीडी डिपार्टमेंट या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट।
तो सभी के लिए आपको अच्छी तरह से मेडिसिन को स्टोर करके पेशेंट को डिलीवर करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फिलिंग एंड लेबलिंग ऑफ ऑल ड्रग कंटेनर्स फ्रॉम विच मेडिसिन आर टू बी एडमिनिस्टर्ड। कि जब मेडिसिन को पेशेंट के लिए रेडी कर दिया जाता है, जब रेडीमेड हमें मेडिसिन मिल जाती हैं, अच्छे से लेबलिंग भी होता है उसके ऊपर, प्लस यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉपर ब्लिस्टर पैकेजिंग देख सकते हैं। तो ये मेडिसिन अच्छे से आपको स्टोर करके रखना है, प्रॉपर फिलिंग एंड लेबलिंग। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ स्टोर। मैनेजमेंट अल्फाबेटिकली आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं, ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये सी वाला है। तो उसमें प्रॉपरली कबर्ड के अंदर हम मेडिसिन को स्टोर करते हैं अल्फाबेट वाइज, विच इंक्लूड परचेज ऑफ ड्रग, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, उनके रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना पड़ता है। ड्रग का एक रजिस्टर होता है जिसको ड्रग रजिस्टर कहा जाता है, या फिर दूसरे वर्ड में उसको स्टॉक रजिस्टर भी कहा जाता है। तो रजिस्टर के अंदर अच्छे से ये मेडिसिन की एंट्री करनी पड़ती है। तो ये भी एक फंक्शन है हॉस्पिटल फार्मेसी का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, की मेडिसिन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन। कि फार्मेसी के अंदर कोई भी विजिट करता है, कि जो विजिटर्स आते हैं या फिर कोई गेस्ट आते हैं, कि स्पेशली जो सैम्पलिंग कलेक्शन के लिए आते हैं, कि जो कोई रिसर्च करता है उसके लिए, सैम्पलिंग के लिए, या फिर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर चला जाते हैं, कि यहाँ पे फार्मेसी के स्टूडेंट आकर भी अच्छे से नॉलेज ले सकें। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग कोऑपरेशन इन टीचिंग एंड रिसर्च। सेमिनार जैसे कि लेक्चर, गेस्ट लेक्चर, सेमिनार के ज़रिए उसके आप क्या करेंगे, लेटेस्ट नॉलेज आप सभी तक पहुंचा सकते हैं। ये समझो कि अदर मेडिकल स्टाफ हैं, जितना भी हैं उनको अच्छे से नॉलेज मिले, उसके लिए ज़रूरी है टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हॉस्पिटल फार्मेसी का। एक्सपायर्ड ड्रग, जब भी कोई मेडिसिन का रिसर्च होता है तब या मेडिसिन डेवलप होती है तो सभी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है। तो जब भी कोई मेडिसिन परचेज होती है तो आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के डेट के साथ एक्सपायरी डेट, तो वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे लेबल के ऊपर दोनों मेंशन किए होते हैं। तो डिस्कार्ड करनी है एक्सपायर मेडिसिन एंड मिसिंग लेबल। कोई मेडिसिन सेपरेट हो गई है अपने कंटेनर से, उसके ऊपर लेबल मिसिंग है, तो सभी को क्या आप करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द ड्रग स्टोर। सो स्पेशली एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन को हम सेफ्टी पर्पस के कारण रिमूव कर देंगे फ्रॉम द ड्रग स्टोर। जो हमारा ड्रग स्टोर होगा उसमें से इस टाइप की मेडिसिन को रिमूव कर देंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर के अंदर राइट्स मेडिकेशन।
राइट मेडिकेशन, राइट टाइम, राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। सबसे पहले जरूरी है कि राइट मेडिकेशन, फिर उसका प्रॉपर डोज, डोज के बाद प्रॉपर राइट टाइम पे, राइट राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट एंड राइट पेशेंट। राइट पेशेंट भी जरूरी होना चाहिए। एंड राइट टू एजुकेट, जो भी पेशेंट है उसको एजुकेट करते हो। एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी मेडिसिन आप पेशेंट को देते हैं उसका अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो डेटा है पेशेंट का वो अच्छे से सेव रखते हैं। उसके बाद राइट टू रिफ्यूज़, अगर पेशेंट को किसी मेडिसिन से तकलीफ हो रही, प्रॉब्लम हो रही, तो ही और सी मस्ट है तो राइट थेरेपी। राइट असेसमेंट, प्रॉपर अच्छे से असेसमेंट करो। एंड राइट इवैल्यूएशन, लास्ट में जो भी पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही वो अच्छे से हो जाना चाहिए, उनका इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन से आपको पता चल जाएगा कि थेरेपी अच्छे से हुई है या नहीं। तो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट से ये सभी फॉलो होने चाहिए, जितने भी हमने राइट्स देखे हैं ये सभी राइट्स अच्छे से फॉलो होने चाहिए फॉर द फर्दर ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विस इन अ हॉस्पिटल, कि जितने भी अलग अलग हम राइट्स देखते हैं उनका सभी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट पेशेंट एंड राइट रूट। यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ड्रग सेलेक्ट की, उसके लिए क्या होगा, राइट पेशेंट, फिर क्या है राइट डोज में वो मेडिसिन दी जानी चाहिए, फिर प्रॉपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर क्या आता है राइट टाइम्स। ये सीक्वेंस अच्छे से फॉलो करने चाहिए इन हॉस्पिटल फार्मेसी फंक्शन में। सो नेक्स्ट लाइक दिस, it is the right drug, right dose, right route, right time and right patient। जिसका कि एग्जाम्पल है कि यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, राइट पेशेंट, पेशेंट की जो डिटेल है जैसे कि विलियम जेमिसन, उनका बेड नंबर 2 है, उनकी पेशेंट की आईडी जो है एंड डेट ऑफ बर्थ उनकी। तो राइट पेशेंट के बाद राइट मेडिसिन, जैसे कि पैरासीटामॉल उनको देनी है तो राइट मेडिसिन, उसका राइट डोज जैसे कि 500 mg एंड टाइम, राइट टाइम जैसे कि 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार। जरूरी ये बात याद दिलानी पड़ेगी कि उसको आफ्टर मील, खाने के बाद, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फिर उसका रूट्स क्या है, किस रूट से हम मेडिसिन को दे रहे हैं, तो पर ओरल एंड डॉक्यूमेंट साइन। ये हो गई प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अब उसकी हम क्या करते हैं, अब उसकी हम समरी देख लेते हैं कि राइट पेशेंट जैसे कि नेम ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, आईडी, बैंड, ब्रेसलेट, बेड नंबर एंड ड्रग मेडिकेशन में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि मेडिसिन जैसे ओरली कहा हुआ है या अच्छे से जब लिखा हुआ है तो उसका स्पेलिंग चेक करना ज़रूरी है कि क्या लिखा है। फिर उसके बाद डोज, चेक द नेम
ऑन द लेबल ऑन एंड ऑर्डर कि रूट टाइम शेड्यूल एंड रूट ये ओरल रूट से देना है कि टॉपिकल रूट से देना है, इनहेलेशन रूट से देना है या पेरेंटल रूट से देना है। एंड डॉक्यूमेंटेशन साइन द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है उसको अच्छे से रेडी रखो। तो हॉस्पिटल फार्मेसी फंक्शन में क्या कहते हैं, राइट इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट। सो हॉस्पिटल फार्मेसी द टारगेट इज फर्स्ट इज जीरो एरर, सेकेंड इज पेशेंट सेफ्टी कि जो हमने राइट्स डिसाइड किए हैं ऑफ द फंक्शन ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी। तो राइट्स के अंदर टारगेट होना चाहिए जीरो एरर का कि उसमें कोई एरर ना हो, और दूसरी चीज़ है कि पेशेंट की सेफ्टी। नेक्स्ट इज रिमेंबर, चेक एंड रीचेक जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उनको अच्छे से चेक करो क्योंकि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर मेनली डील्स क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है आरएक्स से उसको क्या करना है, प्रॉपर रीचेकिंग करनी है। व्हेन इन डाउट कंसल्ट द अथॉरिटी, हमने बात की थी कि अटेंडिंग फिजिशियन जो होते हैं, अटेंडिंग फिजिशियन को भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी डाउट एंड हाई अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं हर हॉस्पिटल फार्मेसी के लोकेशन एंड उसके लेआउट के बारे में। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो डिपार्टमेंट है वो आपके ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए या फर्स्ट फ्लोर में होना चाहिए। इन पेशेंट डिपार्टमेंट से दूर होना चाहिए। पेशेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल लाइब्रेरी एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारी चीज़ों से अटैच होना चाहिए। और जो हॉस्पिटल फार्मेसी का स्पेस है वो मिनिमम 250 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और बेड कैपेसिटी के ऊपर, अगर कि हॉस्पिटल में 100 बेड है तो पर बेड 10 स्क्वायर फीट का डायमेंशन होना चाहिए। या 200 बेड का हॉस्पिटल है तो 6 से 8 स्क्वायर फीट पर बेड डायमेंशन होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी का। नेक्स्ट है बेड कैपेसिटी ऑफ हॉस्पिटल, टाइप्स ऑफ वर्क एंड वर्क लोड्स के अनुसार वहाँ फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि बेड अगर हॉस्पिटल में 50 बेड हो तो 3 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और 100 हो तो 5 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ एंड 200 हो तो 8 फार्मासिस्ट की, और 300 बेड्स हो तो 10 फार्मासिस्ट एंड 500 बेड्स हो तो 15 फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सच एज आउट पेशेंट अटेंडेंस, आउट पेशेंट का जो अटेंडेंस होती है और उसका रेशियो जो होता है 3.1 होता है। इट कैन बी रिकमेंडेड ऑफ द मैक्सिमम 10 पेशेंट्स। भी हॉस्पिटल फार्मेसी में एडिक्वेट स्टोरेज होना चाहिए, जैसे कि नारकोटिक्स ड्रग के लिए अलग जगह होना चाहिए, रेडियो फार्मास्यूटिकल के लिए अलग जगह होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के लिए अलग होनी चाहिए, एंड आउट पेशेंट की डिस्पेंसिंग के लिए अलग होना चाहिए, एंड लेबलिंग एंड कंपाउंडिंग एंड पैकेजिंग के लिए अलग अलग एरिया होना चाहिए, वेट एंड कंपाउंडिंग। द एजुकेटिव पोस्टर मतलब जिन पोस्टर को देख कर कुछ इंफॉर्मेशन मिले, कुछ इंफॉर्मेटिव हैंगिंग लटके होने चाहिए वॉल्स पे, एंड उनकी जो वॉल है, छत है, वो क्लीन होनी चाहिए। लाइट पे कलर होना चाहिए एंड कुड हैव स्मूथ सरफेस। लाइट कलर का पेंट होना चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर का पेंट नहीं होना चाहिए। और यदि हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन खोला जाता है तो वो मेन फार्मेसी डिपार्टमेंट से अटैच होना चाहिए। देख लेते हैं फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट फॉर
डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें सबसे पहले आता है प्रिस्क्रिप्शन कैबिनेट, दूसरा स्टोरेज कैबिनेट, वर्किंग टेबल काउंटर, कैबिनेट फॉर स्टोरेज ऑफ मोटर्स एंड पेस्टिल्स एंड रेफ्रिजरेटर ओवन, स्टोराइजेशन sterilizers combined for keeping glasswares, office desks, filing cabinet, cupboard for keeping journal and books, minimum windows for dispensing, fluorescent lamp, sink with adequate drainage facility यानी पानी की फैसिलिटी, सेपरेट cupboard for narcotics, adequate facility of light and water, shelves, racks, bookcases, lockers और notice boards. नेक्स्ट है फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वैसी फैसिलिटी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में होनी चाहिए। इसमें आता है कंटेनर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर्स एंड क्लोजर्स, यानी उनको लगाने का बंद करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स, बैलेंसेस फॉर वेइंग यानी कि वेट करने के लिए, नापने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग के लिए जो मशीनरी रिक्वायरमेंट होती है वो होनी चाहिए, एंड वाटर डिस्टिलेशन प्लांट स्टिल्स। अब है फॉर स्टेरॉइल प्रोडक्ट सेक्शन, इसमें क्या होता है, यूवी लैंप होने चाहिए, लेमिनर फ्लो होना चाहिए, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होने चाहिए और एसेप्टिक कैबिनेट एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट पर्सनल यानी कि एम्प्लॉयज, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम 10 पेशेंट के लिए एक फार्मासिस्ट होना ही चाहिए। जो 50 बेड्स के हॉस्पिटल्स होंगे उसमें 3 फार्मासिस्ट, 100 बेड में 5 फार्मासिस्ट, 200 बेड्स में 8 फार्मासिस्ट एंड 500 बेड्स में 15 फार्मासिस्ट। And separate pharmacies for the dispensing, distribution, drug storage, manufacturing section, clinical pharmacy, drug information, quality control should be available. इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग फार्मासिस्ट अवेलेबल होना ही चाहिए। ये थे फैसिलिटी ऑफ एंड इक्विपमेंट्स। Ability of hospital pharmacy. The various ability of hospital pharmacy are as follows. उनके बारे में नॉलेज ऑफ द ड्रग, देयर एक्शन, ड्रग के बारे में नॉलेज और उसका एक्शन। नेक्स्ट है उसका डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोग्राम्स, मेडिसिन के डेवलपमेंट को लेकर के, एंड नॉलेज ऑफ कंट्रोल इन्वेंट्री और इन्वेंट्री कंट्रोल्स, यानी कि जितने एसिड्स उनके पास हैं या जितने बन चुके हैं या पैक हो चुके हैं, जितने भी एसिड्स हैं उनके बारे में नेक्स्ट है
पार्टिसिपेट इन रिसर्च एक्टिविटीज़, साथ ही टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो ये है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी के कुछ एबिलिटीज़।